राहुल गांधी का एक्शन प्लान, बीजेपी के लिए फायदे का सौदा, अमित शाह ने बिगाड़ा गणित, बिहार दौरे से बचा हड़कंप। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन शेख। बिहार का सियासी तापमान अचानक से काफी गर्मा गया है, जोड़ तोड़ तेज है, सियासी हार जीत के लिए बिसात बिस चुकी है। तो ऐसे में राहुल गांधी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने बिहार को लेकर ऐसा प्लान बनाया जो सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। शुरुआत तो हरियाणा से ही हो गई थी, लेकिन बीच में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आ गए और राहुल गांधी को खुलकर प्रयोग करने का मौका नहीं मिला। लिहाजा दिल्ली चुनाव का इंतजार रहा और वहां खुलकर प्रयोग किए तो लोग नंबर में यकीन करते हैं। वो राहुल गांधी को फिर से फेल मान सकते हैं, लेकिन व्यापक एक बड़े कैनवास पर देखें तो कांग्रेस दिल्ली में फायदे में रही है और अब ऐसा ही फायदा वो दूसरे राज्यों में भी उठाना चाहती है, भले ही उसके लिए कुछ या बहुत कुछ गंवाना क्यों ना पड़े। बिहार से बंगाल और केरल से पंजाब तक कांग्रेस नेतृत्व एक ही लाइन पर काम कर रहा है। कांग्रेस की ऐसी बैठकों में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद होते हैं और सभी जो भी संबंधित सूबे के कांग्रेस नेता हैं वो भी बुलाए जाते हैं, जहां उनको काफी सारी बातें ब्रीफ की जाती हैं और कई चीजें विस्तार से समझाई जाती हैं। वो अलग बात है कि उन्हें कितनी बातें समझ में आती हैं। स्टेट यूनिट को कांग्रेस नेतृत्व का साफ साफ संदेश होता है कि कांग्रेस अब अपने चुनावी हितों से किसी तरह का समझौता नहीं करने वाली है। ऐसी ही एक मीटिंग से खबर आई है कि आला कमान ने बंगाल कांग्रेस के नेताओं को ममता बनर्जी सरकार की नीतियों और खामियों के खिलाफ निडर और मुखर होकर आलोचना करने की हरी झंडी दे दी और ये सभी राज्यों के नेताओं के लिए है। कुल मिलाकर कांग्रेस के इस युद्ध अभ्यास का लबोलुआब यही है कि लड़ाई अब सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं है, बल्कि हर उस क्षेत्रीय दल के खिलाफ है जो चुनावों में कांग्रेस की राह का रोड़ा बन रही है। और कांग्रेस के पुराना वोट बैंक जिनके पास छिटक कर चला गया है, चाहे वो बिहार के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू तो चार्ज लेने के साथ ही एक्टिव हो गए थे। उनके साथ कन्हैया कुमार और पप्पू यादव भी फील्ड में उतर चुके थे और अब नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार को भी मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। कृष्णा अल्लावरू तो बिहार कांग्रेस के नेताओं को पहले से ही समझा रहे थे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या और कैसे करना है और बता रहे हैं कि आरजेडी के खिलाफ भी वैसी ही रणनीति पर आगे बढ़ना है जिस तरह दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस ने मुश्किलें खड़ी कर दी थी। और दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव बिहार में भी दिल्ली की तरह कांग्रेस के खिलाफ खड़े होने का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस का बिहार एक्शन प्लान। बिहार में भी दिल्ली की तरह कांग्रेस की कई कमजोर कड़ियां हैं, लेकिन कुछ पहलू ऐसे भी हैं जो कांग्रेस को काफी मजबूत बनाते हैं। मसलन मुस्लिम वोट बैंक। मुस्लिम वोट पर दावा तो आरजेडी का ही है, लेकिन कांग्रेस की पैठ भी ठीक ठाक ही मानी जा सकती है। कोसी सीमांचल में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के साथ ही कांग्रेस पर आरजेडी या बाकी क्षेत्रीय दलों की तरह किसी जाति विशेष की पार्टी होने का भी ठप्पा नहीं लगा है। ये ठीक है कि अभी तक कांग्रेस लालू परिवार के साए में ही गुजारा कर रही थी और संगठन भी बिखरा पड़ा था, लेकिन देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आए तो उम्मीद करने का हक तो है ही। दिल्ली चुनाव के बीच ही राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ बिहार दौरा शुरू कर दिया था और बिहार में हुई जातिगत जनगणना को फर्जी बताकर लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने कांग्रेस का इरादा जाहिर कर दिया था। लोकसभा चुनाव में तो पप्पू यादव के मामले में लालू और तेजस्वी यादव की सक्रियता को देखते हुए राहुल गांधी ने सब नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब कांग्रेस की बिहार टीम के साथ कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को तैनात करके साफ कर दिया है कि क्षेत्रीय दलों के बारे में जो उनका नजरिया है वो उसी पर कायम रहेंगे। कांग्रेस के राजस्थान चिंतन शिविर और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कह चुके हैं कि क्षेत्रीय दलों के पास कांग्रेस की तरह कोई विचारधारा नहीं है, इसलिए उनको कांग्रेस के साथ ही चलना होगा और पीछे पीछे चलना होगा, नहीं तो कांग्रेस अकेले ही अपना रास्ता तय करेगी। बिहार में दिल्ली चुनाव का नजारा। अभी तक औपचारिक तौर पर कांग्रेस की तरफ से बिहार महागठबंधन से अलग होने को लेकर कुछ नहीं कहा गया है और इस तरह बिहार महागठबंधन में फिलहाल आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, एमएलए, सीपीआई, सीपीएम के साथ मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी भी शामिल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस भी 14 अप्रैल को अपना रुख साफ करने वाले हैं, जिसे लेकर माना जा रहा है कि वो लालू यादव के साथ खड़े होने की घोषणा कर सकते हैं। राहुल गांधी और उनकी टीम के तेवर देखते हुए माना जाने लगा है कि चुनाव में कांग्रेस
बिहार महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहने वाली और यही वजह है कि अभी से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी दिल्ली की तरह बिहार में भी कांग्रेस के खिलाफ खड़े होने का मन बना लिया है। फिर तो ये भी मान लेना चाहिए कि ममता बनर्जी भी दिल्ली वाला रुख ही अपनाएंगी। अखिलेश यादव का कहना है कि जो राजनीतिक दल बीजेपी को हराएगा, समाजवादी पार्टी उसका साथ देगी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ देने के पीछे भी यही तर्क अखिलेश ने दिया था। दिल्ली में अखिलेश यादव के कांग्रेस विरोध के बावजूद यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक तरफा समर्थन दिया था, लेकिन पहले दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल का साथ देना और अब आरजेडी के समर्थन की बात करके अखिलेश यादव भी कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी तरफ से ये जताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के बगैर भी समाजवादी पार्टी विपक्षी खेमे में मजबूती से अपना रोल निभा सकती है। कांग्रेस के खिलाफ ममता बनर्जी का सपोर्ट कर लालू यादव भी ऐसा ही उन्होंने किया। दिल्ली और बंगाल की तरह कांग्रेस का मकसद अब बिहार में भी सिर्फ बीजेपी को हराना नहीं है, बल्कि अपना जनाधार मजबूत करना है, अपने पुराने वोटर से यहाँ पर रिकनेक्ट होना है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई रखना है, भले ही विधानसभा चुनावों में जीरो बैलेंस की नौबत क्यों ना आ जाए। भविष्य की बात और है, लेकिन अभी तो कांग्रेस की इस रणनीति का फायदा बीजेपी को ही मिलने वाला है। दिल्ली चुनाव मिसाल है और अब बिहार की बारी है, यानी कांग्रेस जिस राह पर चल पड़ी है उसमें चाहे पासा इस तरफ पड़े या पासा उस तरफ पड़े, फायदा बीजेपी का हो सकता है। और लेकिन राहुल का जो प्लान है उसको लेकर आरजेडी खेमे में खलबली मची हुई है। खुद यहाँ पर तेजस्वी और लालू यादव अलग रणनीति बना रहे हैं, लगातार दिल्ली फोन लगाए जा रहे हैं, जमकर गालियां भी दी जा रही हैं और ये बौखलाहट बता रही है कि कांग्रेस के प्लान से आरजेडी काफी डरी हुई है। चुनाव से पहले अमित शाह का दौरा। चुनाव चाहे किसी भी पद के लिए हो या किसी भी राज्य के विधानसभा का, गृह मंत्री अमित शाह एक खास रणनीति से आगे बढ़ते हैं। वो कामयाबी का रिकॉर्ड भले ही यूपी, हरियाणा और दिल्ली में कायम कर पाए हों, लेकिन बिहार उनके लिए पहले भी चुनौती था और अब भी चुनौती है। इस बार क्या होता है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन बिहार अभियान का रिकॉर्ड उनके लिए कोई खास नहीं रहा, ये भी जग जाहिर है। दरअसल बिहार की जीत परिकल्पना करने वाले अमित शाह ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ते ही ये मान लिया कि सीमांचल के बिना बीजेपी नीत सरकार बननी मुश्किल है। तब अमित शाह ने बड़ी ही सूक्ष्म अंदाज में बांग्लादेशी घुसपैठ का मसला उठाया, आतंकवाद का मसला उठाया और इस कड़ी में सीमांचल का दौरा भी कई बार किया। उनका सीमांचल मिशन 2015 में मिली शिकस्त के बाद से ही शुरू हुआ। सितंबर 2022 में तो किशनगंज और पूर्णिया में जनसभाएं भी की। क्या रही रणनीति? सीमांचल में वो उत्तर प्रदेश की सहारनपुर वाले मॉडल पर चल पड़े। ऐसे में उन्हें पता था कि सीमांचल में मुस्लिम वोटों की अधिकता ज्यादा है, जीत के फैक्टर भी बनते आ रहे हैं। दूसरा फैक्टर यह है कि अगर मुस्लिम उम्मीदवार ना हो तब भी वो बीजेपी के उम्मीदवार को पसंद ना कर लालू यादव या नीतीश कुमार के उम्मीदवार को ही पसंद करते हैं। ऐसे में उनका प्लान ये रहा कि विभिन्न पार्टियों में बटे हिंदू जातियों को भगवाकरण उनका किया जाए और वो इस मॉडल पर उतरकर धरातल स्तर पर जातियों के बीच कार्य करने को हरी झंडी भी दे चुके हैं। सीमांचल में उठाए मुद्दे। सक्रियता के साथ सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठ और आतंकवादी मुद्दे को उठाया गया। तत्कालिक प्रभाव की जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई। किशनगंज से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद, पूर्णिया से पप्पू यादव, कटिहार से तारिक अनवर जीत गए। अमित शाह का सीमांचल अभियान फुस हो गया। याद कीजिए लोकसभा चुनाव 2024 के पहले का समा जब वो नीतीश कुमार पर काफी आक्रामक अंदाज में हमलावर थे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जमकर नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे। सम्राट चौधरी ने तो पगड़ी ही बांध ली कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाए, ये पगड़ी नहीं उतारेंगे। अमित शाह के हुंकार। नवादा के हिसुआ के जनसभा में बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर दोहराया कि आप लोगों और लल्लन बाबू को ये साफ कर देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और ये भी कहा कि नीतीश कुमार कभी भी प्रधानमंत्री बनने के अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पद के लिए कोई रिक्ति नहीं है, यानी ये जगह खाली नहीं है। लेकिन क्या हुआ? एनडीए गठबंधन से जेडीयू के अलग होने के बाद बीजेपी प्रदेश नेतृत्व अपने तमाम गठबंधन दल के साथ केंद्रीय नेतृत्व को यह भरोसा नहीं दिला पाया कि 2024 का प्रदर्शन 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे जैसा होगा। जेडीयू क्यों है खास? आरजेडी के 30% वोट बैंक के साथ अन्य पिछड़ा और दलित का एक हद तक मिलने वाला वोट का नुकसान के बारे में आपको बताते हैं। साथ ही जातीय सर्वे और आरक्षण के बारे में, जहां पर प्रतिशत के कारण पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक पर महागठबंधन का रंग जब चढ़ता दिखता है, तब एक बार फिर अमित शाह की रणनीति नीतीश कुमार के बगैर बिहार फतेह की धरी रह जाती है। फिर नीतीश कुमार से ही हाथ मिलाना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि जेडीयू 16 सीटों पर लड़कर 12 जीती और बीजेपी 17 पर लड़कर 12।
स्ट्राइक रेट भी जेडीयू का ही ज्यादा रहा। यूपी बिहार में अंतर क्यों? सामाजिक न्याय के नाम पर बिहार में दलित और पिछड़ी जाति का आपसी तालमेल काफी मजबूत है। इन पर भगवा रंग चढ़ने में अभी काफी वक्त लगेगा, ये भी जग जाहिर है। यही वजह है कि बिहार में अमित शाह की कोशिशें अब तक कामयाब नहीं हुई हैं। लेकिन बीजेपी का ये पुराना शगल रहा है कि भगवा रंग चढ़ाने को लेकर काफी संयम से काम करती है। अमित शाह भी संयम रखने वाले हैं। दिल्ली फतह की रणनीति से समझा जा सकता है बिहार अमित शाह का अगला टारगेट है। यानी बिहार में अमित शाह ने एक ऐसी रणनीति बनाई है जिसके तहत बिहार में जीत पक्की मानी जा रही है। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी भी होगा। देखना यह होगा कि यहाँ पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या जो बाकी के विपक्षी दल हैं वो किस तरह की रणनीति अपनाते हैं। लेकिन बिहार चुनाव से पहले ही बिहार का जो सियासी पारा है वो काफी हाई हो चुका है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।